हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी आरएस प्री व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए दोस्तों आज 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर तीसरा आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपके लिए मॉडल पेपर नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोस्तों किसी काम के चलते व्यस्त होने के कारण आपके लिए दोस्तों क्लासें रेगुलर नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों आज से आपकी रोज़ क्लासें दोस्तों रेगुलर हो पाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत राज्य से सम्मिलित नहीं है। हमें देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए मीठालाल व्यास ने दोस्तों जैसलमेर पर्दा मंडल की स्थापना की थी 1945 में। ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य है। और जैसलमेर पर्दा मंडल में दोस्तों ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, जवाहर दिवस। जवाहर दिवस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि कृष्णा दिवस कब मनाया जाता है ना, कृष्णा दिवस दोस्तों कौन से पर्दा मंडल में मनाया जाता है, तो जोधपुर पर्दा मंडल में मनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, मारवाड़ पर्दा मंडल में। अगर आपको बीरबल दिवस पूछ ले, बीरबल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये बीकानेर पर्दा मंडल में मनाया जाता है। इस बात का थोड़ा सा आप दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो दोस्तों हम देखते हैं किसके बारे में, हम देखेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की, ठीक है। इन्होंने कोटा पर्दा मंडल की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने दोस्तों बांसवाड़ा पर्दा मंडल की स्थापना की थी भाई। बांसवाड़ा पर्दा मंडल की स्थापना की गई थी और ये भी दोस्तों 1945 को ही की थी बांसवाड़ा पर्दा मंडल की स्थापना। अब हम दोस्तों बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी कोटा पर्दा मंडल की, कोटा और हाड़ौती पर्दा मंडल की। ये दोनों पर्दा मंडल भाई अलग अलग हैं और इनकी स्थापना दोस्तों एक ही व्यक्ति ने की थी, नैनूराम शर्मा ने। नैनूराम शर्मा ने दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गलती से दोस्तों अगर आपको बूंदी पर्दा मंडल पूछ ले, तो बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे भरतपुर पर्दा मंडल की। जिंदगी में दोस्तों वादा करता हूं कभी भरतपुर पर्दा मंडल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल 1 मिनट लगेगी दोस्तों, ध्यान देना, अपने हाथ में नोटबुक ले लेना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए भरतपुर पर्दा मंडल की स्थापना किशन लाल ने दोस्तों की थी गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में दोस्तों भरतपुर पर्दा मंडल की स्थापना किशन लाल ने की थी दोस्तों। कब की थी, तो मार्च 1938 को, नोट करते जाएगा, मार्च 1938 को दोस्तों रेवाड़ी में की थी, राज्य के बाहर रेवाड़ी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, है ना, रेवाड़ी। ये कहाँ पे पड़ता है, ये दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, रेवाड़ी, ठीक है। देखिए राजस्थान में से 2 ही पर्दा मंडल हैं जिनके राज्य के बाहर स्थापना की गई थी, ठीक है। एक तो दोस्तों हमारा बीकानेर पर्दा मंडल हो गया जिसकी कलकत्ता में स्थापना की गई थी, दूसरा हो गया हमारा भरतपुर पर्दा मंडल, ठीक है भाई। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दोस्तों पहली बात नोट करना, मार्च 1938 में भरतपुर पर्दा मंडल की स्थापना की गई, किशनलाल जोशी ने दोस्तों इसकी स्थापना की है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों आप नोट करना कि भरतपुर पर्दा परिषद की स्थापना कब की गई। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भरतपुर पर्दा परिषद की स्थापना, भरतपुर पर्दा परिषद की स्थापना अगर आपको पूछ ले, तब करना है 1940, है ना। 1940 में दोस्तों भरतपुर पर्दा परिषद की स्थापना की गई, गलती से 1938 मत कर देना आप, ठीक है। तीसरी बात आप दोस्तों नोट करना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भरतपुर राज्य पर्दा संघ की स्थापना कब की गई, लिख के बता रहा हूँ, भरतपुर राज्य पर्दा संघ, है ना, पर्दा संघ की स्थापना कब की गई, तब करना है दोस्तों आपको 1928, है ना। तीनों दोस्तों अलग अलग है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर देना है, ठीक है। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई भरतपुर राज्य पर्दा संघ की स्थापना, तो गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई थी। और इसके सचिव किसको बनाया गया था, ठाकुर देशराज को। एक व्यक्ति का नाम है ठाकुर देशराज, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देशराज दोस्तों, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भरतपुर राज्य पर्दा मंडल से संबंधित है, तो ध्यान रखना, ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको दोस्तों आंसर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों भरतपुर राज्य जो पर्दा मंडल है ना, इससे संबंधित 5 व्यक्तियों का नाम बता रहा हूँ जो दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। किशनलाल जोशी हो गया 1 नंबर पे, तो 2 नंबर पे दोस्तों नोट करना गोपीलाल यादव। 3 नंबर पे दोस्तों नोट करना ठाकुर देशराज। ये भरतपुर पर्दा मंडल से संबंधित व्यक्ति हैं, ठाकुर देशराज भाई, है ना। 4 नंबर पे दोस्तों नोट करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोजी लंबरदार का संबंध किस पर्दा मंडल से है, तो दोस्तों भरतपुर पर्दा मंडल से। 5 नंबर पे नोट करना गोरानंद जाट, है ना, गोरानंद जाट का संबंध भी दोस्तों भरतपुर पर्दा मंडल से है, ठीक है भाई। इन 5 व्यक्तियों का दोस्तों आप जरूर नाम
याद रखना, जिंदगी में कभी दोस्तों भरतपुर पर्दा मंडल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ जो तीनों अलग अलग पर्दा मंडल से संबंधित है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगी दोस्तों, जिंदगी में कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो नोट करना। 1 नंबर पे है त्रिलोक चंद माथुर, ठीक है। 2 नंबर पे है दोस्तों हरिमोहन माथुर। 3 नंबर पे है भाई मथुरादास माथुर। ये 3 नंबर पे, तीनों दोस्तों अलग अलग पर्दा मंडल से संबंधित है। कैसे समझे इसको, करौली पर्दा मंडल की स्थापना दोस्तों है ना किसने की थी, त्रिलोक चंद माथुर ने की थी करौली पर्दा मंडल की स्थापना। तो ये तो करौली पर्दा मंडल से संबंधित हो गया। हरिमोहन माथुर ने दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी, तो हरिमोहन माथुर की अध्यक्षता में की थी बूंदी पर्दा मंडल की स्थापना। तो ये हो गया बूंदी पर्दा मंडल से संबंधित है। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ पर्दा मंडल की स्थापना की थी, और दोस्तों ये मारवाड़ पर्दा मंडल का प्रमुख नेता था मथुरादास माथुर, ठीक है ना। तो इसका संबंध हो गया मारवाड़ पर्दा मंडल से भाई, ठीक है। तो ये दोस्तों तीनों व्यक्ति तीनों अलग अलग पर्दा मंडल से संबंधित है। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों गलत मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हो चुका है 2021-22 में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है जो आपको दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में दोस्तों पेड कोर्स में भी दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराती होंगी, लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एक यूनिक एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है। और मैं दावे के साथ दोस्तों बोल सकता हूं, अगर आप अभी से एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे तो दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक दे। क्वेश्चन को देखते ही दोस्तों आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वैसे तो ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को आर कहा गया है। देखना है अभिकथन ए क्या बोल रहा है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। कथन आर क्या बोला है, वह दोस्तों ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी दादा भाई नौरोजी के बारे में हम दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई, है ना। अगर एग्जाम में पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने दोस्तों 1886 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो दोस्तों कलकत्ता में आयोजित हुआ था, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था 1886 को दोस्तों। इस बात का जरूर ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। बीकानेर के किस शासक ने, मतलब दोस्तों 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का कौन सा शासक था, सरदार सिंह, रतन सिंह, डूंगर सिंह या गंगा सिंह। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरदार सिंह दोस्तों 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था। सरदार सिंह ही दोस्तों राज्य के एकमात्र ऐसे शासक थे जो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए राज्य के बाहर दोस्तों, नोट करना, राज्य के बाहर दोस्तों अपनी सेना भेजी थी दोस्तों, ध्यान रखना, अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो दोस्तों ये राज्य के एकमात्र शासक थे सरदार सिंह, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि 1857 की क्रांति के कोटा विद्रोह को दबाने के लिए, किसको, कोटा विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों, है ना, कोटा विद्रोह को दबाने के लिए कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के लिए सैनिक सहायता किस शासक ने भेजी थी, तो दोस्तों हमारे करौली के शासक थे, करौली के शासक मदन पाल सिंह ने दोस्तों सैनिक सहायता भेजी थी। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए 1857 की क्रांति के समय जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने भी दोस्तों अंग्रेजों की सहायता की थी। अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने भी दोस्तों अंग्रेजों की सहायता की थी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर भाई ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, देखिए किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में
आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि 10,000 महिलाएं थी इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। वो किसके नेतृत्व में दोस्तों? रमा देवी के नेतृत्व में, उत्तमा देवी के नेतृत्व में, दुर्गा देवी के नेतृत्व में, किशोरी देवी के नेतृत्व में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए ग्राम कटराथल दोस्तों कहाँ स्थित है? ये शेखावाटी में आता है दोस्तों, शेखावाटी में आता है भाई। ठीक है, और शेखावाटी में आता है दोस्तों। देखिए ग्राम कटराथल के ठाकुर मान सिंह ने दोस्तों एक जाट महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया था। उसी के विरोध में दोस्तों किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से ज़्यादा महिलाओं ने दोस्तों एक सम्मेलन का आयोजन किया और दोस्तों इसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा जाट महिलाओं ने भाग लिया था 25 अप्रैल 1934 को दोस्तों। इसके पीछे का लॉजिक ही है। ठीक है, तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रमा देवी की बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन भाई सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो नोट करना, बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों इसका संबंध है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन से इसका संबंध है रमा देवी का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों उत्तमा देवी कौन थी? ये जो सम्मेलन हुआ था ना 25 अप्रैल 1934 को, है ना, किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को जो कटराथल में आयोजित विशाल सम्मेलन हुआ, उसकी मुख्य वक्ता कौन थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, मुख्य वक्ता कौन थी? तो दोस्तों वो उत्तमा देवी थी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उनका नाम दोस्तों क्या क्या है देख ले, थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों नाम आता है अंजना देवी चौधरी का भाई। अंजना देवी चौधरी का नाम आता है, जो दोस्तों राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर पूछ ले कि एक नाम है इंपॉर्टेंट है, नारायणी देवी का संबंध दोस्तों किस पर्दा मंडल से है? तो दोस्तों मेवाड़ पर्दा मंडल से इसका संबंध है, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि विख्यात महिला समाज सुधारक, नोट करना, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन का संबंध, छगनबेन का संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो दोस्तों जोधपुर के खींचन गांव से दोस्तों इसका संबंध है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, खींचन गांव, जोधपुर के खींचन गांव से दोस्तों इसका संबंध आता है, जो राज्य की प्रथम महिला सरपंच भी रही है ना, ये छगनबेन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तर नंबर सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? देखिए भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, शोभाराम कुमौत, मंगल सिंह शर्मा। देखिए दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भरतपुर राज्य पर्दा मंडल के 5 व्यक्तियों का नाम बताया था। इंपॉर्टेंट है और प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने भरतपुर पर्दा मंडल की स्थापना की थी मार्च 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में, रेवाड़ी हरियाणा में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टीकाराम पालीवाल की। तो टीकाराम पालीवाल कौन थे भाई? तो टीकाराम पालीवाल दोस्तों राज्य के प्रथम, टीकाराम पालीवाल कौन थे? राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, इस बात का ध्यान रखना। शोभाराम कुमौत की बात करें तो दोस्तों शोभाराम कुमौत मत्स्य संघ, राजस्थान एकीकरण के पहला चरण था मत्स्य संघ, इसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों शोभाराम कुमौत, पीएम थे। ठीक है, अब बात करें मंगल सिंह शर्मा की, तो दोस्तों जो 1942 में जयपुर पर्दा मंडल में बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था, आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था दोस्तों, उसके सदस्य थे मंगल सिंह शर्मा। ठीक है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशनलाल जोशी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए फिर से दोस्तों इंडिया लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर बता देता हूँ। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, वो किसने करवाया था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये है दोस्तों हमारे लेवल का क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? देखिए जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, बाल मुकुंद बिस्सा, भंवरलाल शर्मा। देखिए राजस्थान का जतिन दास कहा जाने वाला नेता, जतिन दास कहा जाने वाला नेता बाल मुकुंद बिस्सा की हत्या दोस्तों 19 जून 1942 को हुई थी भूख हड़ताल के कारण। ये दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद का एक नेता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध दोस्तों जोधपुर पर्दा मंडल से है। ठीक है, उत्तर नंबर डी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पर देखें सागरमल गोपा के बारे में पूछ ले, सागरमल गोपा, ये दोस्तों जैसलमेर पर्दा मंडल से संबंधित है। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं दोस्तों, ध्यान रखना सागरमल गोपा। ठीक है, इन्होंने दोस्तों
इनको राजद्रोह के आरोप में जेल में ही दोस्तों मिट्टी का तेल छिड़क कर, है ना, मिट्टी का तेल दोस्तों, मिट्टी का तेल छिड़क कर दोस्तों जिंदा जला दिया गया था भाई, जिंदा जला दिया गया था जेल में ही दोस्तों सागरमल गोपा को। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और दोस्तों इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई है। कौन कौन सी दोस्तों? पहली नोट करना, जैसलमेर में गुंडा राज है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसलमेर में गुंडा राज, ये दोस्तों इसकी पहली किताब है। दूसरी किताब दोस्तों नोट करना, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी किताब नोट करना, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दोस्तों इसकी तीसरी किताब है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में और पूछा गया था कि सागरमल गोपा को दोस्तों कितनी साल की सजा हुई थी राजद्रोह के आरोप में, तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना, 6 साल की सजा दोस्तों इसको हुई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों फिर से इंडिया लेवल का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया था कि सागरमल गोपा के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? दोस्तों प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं वही चीज आपको बताता हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज दोस्तों आपके सामने लेकर आता हूं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। देखिए सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास है। अभी मैंने बताया था कि सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई थी। पहली किताब है जैसलमेर में गुंडा राज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन ध्यान रखना, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो दोस्तों ये लोकतांत्रिक सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि दोस्तों हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम दोस्तों कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे, है ना, मनोनीत बोल सकते हैं इसको, मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने, नोट करना, हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी दोस्तों टोंक में, विद्यापीठ की स्थापना की थी टोंक में, बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, ये नेता बड़े इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ पर्दा मंडल से संबंधित है। मेवाड़ पर्दा मंडल की स्थापना की गई थी 24 अप्रैल 1938 को। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ पर्दा मंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ पर्दा मंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। जयनारायण व्यास की बात करें तो दोस्तों इन्होंने मारवाड़ पर्दा मंडल की स्थापना की थी, ठीक है भाई। तो उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से इंडिया लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें दोस्तों लॉजिक है, राजस्थान से संबंधित भी है क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, 1905 का बंगाल विभाजन, या दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों 16 अक्टूबर, नोट करना 16 अक्टूबर दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को भाई 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया था। उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसके 1903 के दोस्तों दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों केसरी सिंह बारट ने दोस्तों जाने से रोका था। और दोस्तों नोट करना 1903 के दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने दोस्तों डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में दोस्तों 13 सोरठे लिखकर दिए थे। और दोस्तों जिनको क्या कहा जाता है? चेतावनी रा चूंगटिया दोस्तों कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, चेतावनी रा चूंगटिया दोस्तों जिनको कहा जाता है। तो अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों किसने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखकर दिए थे, जिनको चेतावनी रा चूंगटिया कहा जाता है। तो दोस्तों वो केसरी सिंह बारट थे, इस बात का जरूर ध्यान रखना। किस भाषा में थे? डिंगल भाषा में थे। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे, जिनको क्या कहा जाता है? चेतावनी रा चूंगटिया कहा जाता है। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। कौन सा दिल्ली दरबार था? 1903 वाला दिल्ली दरबार था, ठीक है। सब बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए संत संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संत संप्रदाय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब के सब दोस्तों मैंने आपको कल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है, एक पोस्ट करके दोस्तों, राजस्थान के संत संप्रदाय और उनके प्रमुख प्रवर्तक, जाकर देख लेना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो पोस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए संत हरिदास किस संप्रदाय से संबंधित थे, या दोस्तों किस संप्रदाय के संस्थापक या
प्रवर्तक थे, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर सी दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये निरंजनी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे दोस्तों, और इसकी मुख्य पीठ क्या है भाई, तो नोट करना दोस्तों, गाडा। गाडा डीडवाना में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ पड़ती है भाई, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना, जो हमारे नागौर में पड़ता है, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों ये सलेमाबाद गांव में है, सलेमाबाद गांव में इसकी मुख्य पीठ है दोस्तों, जो अजमेर में पड़ती है भाई, अजमेर में पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। अलखिया संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों इसकी मुख्य पीठ बीकानेर में पड़ती है, बीकानेर में पड़ती है, और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत लालगिरी, संत लालगिरी दोस्तों इसके मुख्य प्रवर्तक है, ठीक है। रामसनी संप्रदाय की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी तो हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। रामसनी संप्रदाय देखिए दोस्तों, इसकी राजस्थान में 4 शाखाएं हैं, राजस्थान में 4 शाखाएं, मुख्य पीठ दोस्तों साफरा भीलवाड़ा में है, साफरा भीलवाड़ा में, ठीक है। ये मुख्य पीठ है दोस्तों इसकी साफरा भीलवाड़ा में, जहाँ का दोस्तों नोट करना फूल डोल महोत्सव भी प्रसिद्ध है भाई, है ना। साफरा भीलवाड़ा का रामसनी संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव भी प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पहली शाखा तो ये हो गई, जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, संत रामचरण दास जी, ठीक है। दूसरी शाखा दोस्तों नोट करना, रेण मेड़ता नागौर में पड़ती है दोस्तों, जिसके मुख्य प्रवर्तक है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी दोस्तों इसके मुख्य प्रवर्तक है, ठीक है। तीसरी शाखा पड़ती है दोस्तों सिंगथल बीकानेर में दोस्तों, जिसके मुख्य प्रवर्तक हैं हरिराम दास जी, ठीक है ना, हरिराम दास जी। और चौथी शाखा दोस्तों इसकी पड़ती है खेड़ापा जोधपुर में भाई, खेड़ापा जोधपुर में दोस्तों, जिसके मुख्य प्रवर्तक है संत रामदास जी भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों के चारों दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन हर बार, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो जितने भी प्रमुख संत संप्रदाय हैं दोस्तों, उनके मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारी कम्युनिटी बॉक्स में जाकर देखिए, बड़ा अच्छे तरीके से दोस्तों समझा रखा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 संप्रदाय और संबंधित हैं, एक तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय है ना, और एक है दोस्तों जसनाती संप्रदाय। ये दोनों की प्रमुख पीठ दोस्तों बीकानेर में स्थित है। देखिए इसकी प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नौका बीकानेर में, ठीक है। देखिए मुकाम एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि मुकाम किससे संबंधित है, तो दोस्तों हमारे संत जाम्बोजी से संबंधित है, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है मुकाम, ठीक है ना, क्योंकि बिश्नोई संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक संत जाम्बोजी है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों इसकी मुख्य पीठ कत्यारसर बीकानेर में है, और दोस्तों यहाँ का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, अग्नि नृत्य दोस्तों जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है बीकानेर में, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन मांड गायन में दोस्तों सिद्धस्त नहीं है या मांड गायन से संबंधित नहीं है। अल्लाह जिला बाई बिल्कुल है दोस्तों, गबरी बाई ये भी बिल्कुल है, बन्नो बेगम ये भी बिल्कुल है। गुलाबो बाई का संबंध नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि दोस्तों गुलाबो बाई क्या है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है ना, कालबेलिया नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना गुलाबो बाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपको पूछ ले, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मांगी बाई का संबंध कहाँ से है ना, मांगी बाई का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है, तो दोस्तों नोट करना, मांगी बाई का संबंध दोस्तों जो दोस्तों चरी नृत्य है ना, चरी नृत्य उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, और ये दोस्तों किशनगढ़ का प्रसिद्ध है गुर्जर जनजाति का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, हमारे क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गुलाबो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। ये दोस्तों एक प्रकार के क्या है, प्रेम विवाह है भाई, प्रेम विवाह है ना, ये दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रकार के हैं प्रेम विवाह है। ये किस जनजाति से संबंधित है, सांसी, मीणा, ग्रासिया, भील। देखिए दोस्तों ये दोनों हमारे दोस्तों ग्रासिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम ग्रासिया जनजाति की बात करें तो दोस्तों मुख्यतः ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है भाई, है ना, माउंट आबू सिरोही में पाई जाती है, ठीक है, ग्रासिया जनजाति। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ ले कि राजस्थान में बख्योर की गणगौर किस जनजाति की प्रचलित है, किस जनजाति की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, गणगौर है ना, गणगौर, एक मिनट दोस्तों क्या लिख दिया, गणगौर, ठीक है भाई, गणगौर दोस्तों किस जनजाति में प्रचलित है, तो ग्रासिया जनजाति की प्रसिद्ध है बख्योर की गणगौर, वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, पालवी या सहलोत कहा जाता है, पालवी या सहलोत दोस्तों ग्रासिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है,
हेलरू संस्थान का संबंध किस जनजाति से है? एक प्रकार की सामाजिक संस्था है दोस्तों, ध्यान रखना। हेलरू संस्था का संबंध किस प्रकार की जनजाति से है? तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति से संबंधित है हेलरू संस्था। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ताड़ना एवं मोरबंदिया एक प्रकार के क्या हैं? तो दोस्तों एक प्रकार के प्रेम विवाह हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर डी दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों। क्या बोल रहा है, देखिए बेराट संहिता से दोस्तों एक क्वेश्चन संबंधित है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेरार से, मध्यमिका से, रेड से या नलियारसर से? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के अवशेष, इसके अलावा यूनानी संस्कृति के अवशेष, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मौर्यकालीन अवशेष, ये तीनों अवशेष दोस्तों हमारी बेरार सभ्यता से मिले हैं। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरार सभ्यता की बात करें तो दोस्तों ये जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है भाई, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसको दोस्तों रुंडित सरिता भी कहा जाता है। रुंडित सरिता दोस्तों बाणगंगा नदी का नाम है, रुंडित सरिता भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जहां पर दोस्तों पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नाम क्या है बेरार सभ्यता का? विराटनगर, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों बेरार सभ्यता की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसी बेरार सभ्यता की एक पहाड़ी है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी से दोस्तों कैप्टन बर्ट ने दोस्तों कैप्टन बर्ट ने दोस्तों 1837 में दोस्तों एक बाबरू शिलालेख की खोज की थी भाई, है ना। बाबरू शिलालेख की खोज की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। जिस पर 3 अक्षर दोस्तों लिखे गए थे कि कौन कौन से थे? एक तो था बुद्ध, एक था दम और एक था संग। ये 3 अक्षर दोस्तों उस पर अंकित थे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसी दोस्तों बेरार सभ्यता में बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी स्थित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए यहाँ से सूती कपड़े में 16 मेनांडर की मुद्राएं भी दोस्तों प्राप्त हुई थी। मेनांडर की मुद्राएं दोस्तों ये भी प्राप्त हुई है बेरार सभ्यता से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर सत्यप्रकाश जोशी ने क्या कहा है? डॉक्टर सत्यप्रकाश जोशी दोस्तों नोट करते जाइएगा, सत्यप्रकाश जोशी ने दोस्तों बेरार सभ्यता के बारे में क्या कहा है दोस्तों? नोट करते जाइएगा। क्या कहा है कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे भी कहीं अधिक हमने बेरार सभ्यता को खोज कर पाया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर सत्यप्रकाश जोशी ने कहा है बेरार सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, इसके उत्खननकर्ता कौन है भाई? बेरार सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो दोस्तों KND, ये 3 शब्द दोस्तों आपको याद रखना है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कैलाश नाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, दयाराम सानी, ठीक है। ये बेरार सभ्यता के दोस्तों उत्खनन करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों लोक कला मंदिर भाई कहाँ स्थित है? राजस्थान में। लोक कला मंडल बोल दो, मंदिर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। जोधपुर में, कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में। लोक कला मंदिर दोस्तों उदयपुर में स्थित है, ठीक है। उत्तर नंबर C दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उदयपुर में और क्या क्या स्थित है? जनजाति संग्रहालय दोस्तों नोट करना, जनजाति संग्रहालय, जिसको मीरा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भी दोस्तों हमारा उदयपुर में स्थित है, ठीक है भाई। तो दोस्तों उत्तर नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जोधपुर में दोस्तों और क्या क्या स्थित है? जोधपुर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जोधपुर में दोस्तों नोट करना राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, रूपायन संस्थान भी दोस्तों जोधपुर में स्थित है, जो जोधपुर के बोरुंदा गांव में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान भी जोधपुर में स्थित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो तीनों दोस्तों जोधपुर में स्थित है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, रूपायन संस्थान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी जोधपुर में स्थित है, ठीक है। उदयपुर में क्या क्या स्थित है दोबारा बता रहा हूँ, नोट करते जाएगा। उदयपुर में दोस्तों हमारा लोक कला मंदिर स्थित है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, जनजातीय संग्रहालय स्थित है, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों नोट कर लेना। उत्तर नंबर C दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए अजमेर में एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था। अजमेर में दोस्तों वैदिक यंत्रालय प्रसिद्ध है, अजमेर का वैदिक यंत्रालय ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैदिक यंत्रालय कहाँ है? तो दोस्तों अजमेर में स्थित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए वेली कृष्ण रुक्मिणी एक प्रकार का दोस्तों क्या है? ग्रंथ है। इसके रचयिता दोस्तों किस शासक के दरबारी कवि थे? विक्रयराज चतुर्थ के, महाराणा कुंभा के, शाहजहां के, अकबर के। देखिए इसके रचयिता थे वो दोस्तों पृथ्वीराज राठौर थे, नोट करना, पृथ्वीराज
राठौड़ इसके रचयिता थे दोस्तों, और ये अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेली कृष्ण रुक्मिणी जो दोस्तों ये ग्रंथ है, इसकी रचना दोस्तों कहाँ पर हुई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गागरोन के किले में दोस्तों इसकी रचना हुई थी, गागरोन के किले में, जो राजस्थान का एक प्रकार का जलदुर्ग है दोस्तों, है ना। इस बात का ध्यान रखना, गागरोन के किले में जो झालावाड़ में स्थित है, वहाँ पर दोस्तों इसकी रचना की गई थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है, एक कवि है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम उनका दुर्सा आडा, इन्होंने दोस्तों इसको पांचवा वेद कहा है, पांचवा वेद कहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ को दोस्तों पांचवा वेद किसने कहा है, तो दोस्तों हमारे कवि दुर्सा आडा ने इसको पांचवा वेद कहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है भाई। टेराकोटा कला, ब्लू पोटरी, थेवा कला, कास्ट कला। देखिए दोस्तों बोरिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को दोस्तों मैं देखते ही आपको आंसर बता दूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने का कोई मज़ा नहीं आता जब तक क्वेश्चन का आसपास का बैकग्राउंड दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा ना, जब तक क्वेश्चन का कंसेप्ट दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा तब तक दोस्तों आप क्वेश्चन को सोल्व करने में सोल्व नहीं कर सकते भाई। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते दोस्तों आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दोगे। एक लेवल ऊपर की तैयारी दोस्तों अभी से करोगे तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि किस्मत कितनी औकात नहीं है आपके सिलेक्शन को रोकते दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए गोपाल सैनी की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध ब्लू पोट्री से है ना। अगर दोस्तों पूछ ले कि ब्लू पोट्री का गोल्डन काल जयपुर के किस शासक को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है ना ब्लू पोट्री, तो जयपुर के किस शासक को कहा जाता है, तो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। तो राम सिंह द्वितीय दोस्तों ये वही राम सिंह द्वितीय है जो 1857 की क्रांति में जयपुर का शासक था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बात करें जयपुर की एक कला और प्रसिद्ध है मीनाकारी कला भाई, मीनाकारी कला, जिसको दोस्तों महाराजा मानसिंह प्रथम दोस्तों कहाँ से लाए थे, लाहौर से लेकर आए थे, है ना। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें मीनाकारी के तो दोस्तों नाम आता है भाई, मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है कुदरत सिंह, है ना, कुदरत सिंह, ये दोस्तों मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है, ध्यान रखना। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का क्या नाम है, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है। इसमें आपको कंफ्यूजन होना है, कुदरत सिंह मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है, कृपाल सिंह ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। टेराकोटा कला की बात करें, इसको दोस्तों मरण मूर्ति कला भी कहते हैं। ये दोस्तों राजसमंद मोलेला गांव की प्रसिद्ध है, मोलेला गांव की प्रसिद्ध, जहाँ की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। काष्ठ कला दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बस्सी जिले की प्रसिद्ध है ना। इस बात का ध्यान रखना, ये स्थान का नाम है बस्सी, ठीक है। इसकी प्रसिद्ध है। थेवा कला की बात करें तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जहाँ का सोनी परिवार इसमें सिद्धस्त है, ठीक है, थेवा कला, ठीक है भाई। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, दोस्तों हमारी उदयपुर में स्थापित की गई है। उत्तर नंबर दोस्तों डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बोल रहा है, कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग, कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग दोस्तों मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। आबू पर्वतमाला, कालीकोह पर्वतमाला, कालीघाटी पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालीकोह पर्वतमाला दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग मीणाओं का मूल निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बांडोली के शिव मंदिर जो दोस्तों कोटा में स्थित है, उनका निर्माण किसने करवाया था, तोरमाण ने, मीर कुन ने, भोज परवान ने, भोज प्रतिहार ने। तो उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीर कुन ने दोस्तों बांडोली के शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि बांडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों नोट करना जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों बांडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में भाई पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, देखिए क्या बोल रहा है, इलान देनी आपनी हालर यो उलराय पूत सिकावे पालने मनन बढ़ाई माई। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये किस पंक्ति से दोस्तों ली गई पंक्तियां हैं दोस्तों, है ना, किस ग्रंथ से ली गई पंक्तियां हैं, वंश भास्कर से, वीर सस्य से, पृथ्वीराज रासु से, कानड़देव प्रबंध से। देखिए हम बात करें तो दोस्तों इलान देनी आपनी हालर यो उलराय, ये जो पंक्तियां हैं वो दोस्तों वीर सस्य ग्रंथ से ली गई है, जो सूर्यमल मिश्रण की दोस्तों प्रसिद्ध रचना है। वंश भास्कर भी दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की रचना है, दोनों रचनाएं दोस्तों उन्हीं की है, और दोनों में दोस्तों बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है ना, बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया सूर्यमल मिश्रण, नोट करना दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, बूंदी के राजा
राम सिंह के दरबारी कवि थे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कानड़देव प्रबंध की बात करें तो दोस्तों इसके रचनाकार है पद्मनाभ दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसके रचनाकार है चंद्रबरदाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमिलित करवा रहा है, क्या बोल रहा है, सुमिलित कीजिए। एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ उनका जन्म स्थान है। देखिए गोगा जी का जन्म की बात करें तो चूरू जिले के ददेरवा गांव में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों साथ ही में ये भी बात नोट कर लेना, इसको जहार पीर के नाम से जाना जाता है, जहार पीर के नाम से जाना जाता है। और ये महमूद गजनवी के समकालीन शासक थे, महमूद गजनवी के समकालीन शासक थे दोस्तों, क्योंकि महमूद गजनवी ने दोस्तों गोगा जी को है ना, जहार पीर की उपाधि दी थी महमूद गजनवी ने, ठीक है। पाबू जी की बात करें तो दोस्तों पाबू जी का जन्म कोलोमड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसको ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है, ऊंटों के देवता रेबारी जाति के लोग दोस्तों इसके अनुयायी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हड़बू जी की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म दोस्तों हमारे कहाँ पर हुआ था भाई, बुंडेल में हुआ था। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है नागौर जिले में पड़ता है। और दोस्तों हड़बू जी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन शासक थे, इस बात का ध्यान रखना। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद एक कटारी देकर दोस्तों किसने दिया था, तो हड़बू जी ने दिया था, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फत्ता जी की बात करें, फत्ता जी का जन्म दोस्तों सातू गांव हमारे जालोर जिले में पड़ता है, उनका जन्म स्थान ये है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम पड़ ही गया होगा क्या होगा। इसके अलावा देखिए राजस्थान के अन्य लोक देवता जिनको उपनाम दोस्तों, कालाबाला का देवता किसे कहते हैं, तेजा जी को, नोट करते जाएगा, ठीक है। चार हाथ वाले लोक देवता किसे कहते हैं, कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले लोक देवता कहते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में अकबर ने इसको ये उपाधि दी थी, ठीक है। पीरों का पीर कामड़िया पंथ के प्रवर्तक किसे कहते हैं, रामदेव जी को। इसके अलावा कुंडा पंथ के प्रवर्तक किसे कहते हैं, राव मल्लीनाथ जी को, जिनका बाड़मेर तिलवाड़ा में मुख्य स्थान है राम मल्लीनाथ जी का, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए पशु मेले की बात हो रही है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है भाई, हमें ये देखना है। चंद्रभागा का पशु मेला जिसे दोस्तों हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, हाड़ौती का सुरंगा मेला, पटवारी में पूछा गया था, हाड़ौती का सुरंगा मेला दोस्तों किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चंद्रभागा का पशु मेले को कहा जाता है। जालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना। जालरा पाटन झालावाड़ में दोस्तों एक मेला और बताया, गोमती सागर का पशु मेला, गोमती सागर का पशु मेला भी दोस्तों झालावाड़ जालरा पाटन में बढ़ता है, ठीक है। गोगा बेड़ी का पशु मेला दोस्तों हनुमानगढ़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। शिवरात्रि का पशु मेला दोस्तों सवाई माधोपुर में नहीं बढ़ता भाई, ये करौली में बढ़ता है शिवरात्रि का पशु मेला। तो उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाई माधोपुर में क्या है दोस्तों बताइए, सवाई माधोपुर में क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाई माधोपुर में दोस्तों मैं बता देता हूँ, राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग दोस्तों घुसमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है सिवाड़ में, है ना। घुसमेश्वर महादेव का मंदिर दोस्तों स्थित है सवाई माधोपुर में। राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, सिवाड़ में, सिवाड़ नामक जगह है, ठीक है। रामदेव जी का पशु मेला दोस्तों नागौर में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछ ले कि तेजा जी का पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो दोस्तों ये भी परिवर्तन नागौर में बढ़ता है। और दोस्तों बलदेव जी का पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये भी दोस्तों मेरता सिटी नागौर में बढ़ता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, किस ग्रंथकार ने या कवि ने दोस्तों अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था, बावभट्ट, लोचन, पुंडरीक विठल या हृदय नारायण देव, तो दोस्तों उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंडित बावभट्ट। देखिए बावभट्ट के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसे अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। कहने का मतलब मेरा है कि जिसके भी आगे अनूप लगा हो ना वो दोस्तों बावभट्ट की रचना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी भविष्य में आ जाए कि अनूप संगीत विलास के रत्नाकार कौन है, या अनूप संगीत रत्नाकार के रत्नाकार कौन है ना। अनूप संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन है, तो अनूप के नाम से आप अनुमान लगा लेना कि बावभट्ट की रचना हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो दोस्तों देखिए इसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कालीबंगा सभ्यता से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये बात भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा सभ्यता की खोज दोस्तों इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइस
लुइस पियो टेसिटोरी ने की थी, ये बात दोस्तों गलत है, ठीक है ना। और कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले थे, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर नंबर सी। अब दोस्तों हम कालीबंगा सभ्यता की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा कालीबंगा सभ्यता से, नोट करते जाएगा दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता की घोष दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी भाई, ठीक है, किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, ठीक है, एक घोष भी बोल सकते हैं इसको। देखिए कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन दोस्तों कितने स्तरों में और कितने सत्रों में किया गया, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। 5 स्तरों में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया है, और दोस्तों 9 सत्रों में किया गया है, 9 सत्रों में दोस्तों कब से कब तक किया गया है, 1961 से लेकर 1969 तक, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसकी उत्खननकर्ता की बात करें, हम उत्खननकर्ता की बात करें तो दोस्तों कौन कौन थे, तो प्रमुख दोस्तों 5 नाम है जो इसके उत्खनन करता है। कौन कौन से, 6 नाम है, सॉरी 6 नाम है जो इसके उत्खनन करता है। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, एमडी खरे, इसके अलावा दोस्तों एसपी जैन, एसपी जैन, इसके अलावा केएम श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव, है ना। और इसके अलावा दोस्तों एक नाम और रह गया जेवी जोशी, जेवी जोशी। ये 6 नाम है दोस्तों जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कालीबंगा सभ्यता क्या है उत्खनन करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता दोस्तों वर्तमान में हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे बसी हुई है, ये बात आप सबको मालूम होगा। इसके अलावा देखिए कालीबंगा सभ्यता की उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना जाता है, तो बीकानेर में एक सभ्यता है सोती सभ्यता, सोती सभ्यता बीकानेर में पड़ती है, इसको दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता दोस्तों एक नोट करना प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में जो ऐप है फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा एक प्रकार की सभ्यता है, तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से किलेबंदी के अवशेष भी मिले हैं, मतलब दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा दोस्तों नोट करना जो गेहूं, चावल, चना और सरसों, इन 5 फसलों के दोस्तों अवशेष मिले हैं, मतलब मिश्रित फसलों के अवशेष भी मिले हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता से किस फसल के अवशेष नहीं मिले हैं, तो दोस्तों जो गेहूं, चावल, चना, सरसों इनके तो अवशेष मिले हैं, बाकी इनके अलावा जो भी नाम आए उनका अवशेष नहीं मिला है, ठीक है, ये बात दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के बारे में दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दोस्तों कहा है कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। ये बात दोस्तों किसने कही है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ये बात दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, राजस्थान में दोस्तों नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, संत रामचरण दास जी, कवि दुर्लभ जी, संत रज्जब जी, संत चरणदास जी। देखिए तो संत रज्जब जी है वो दोस्तों हमारे दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य थे संत रज्जब जी, और दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य को 52 स्तंभ कहा जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि दुर्लभ जी को दोस्तों नरसिंह के नाम से जाना जाता है, भक्त कवि दुर्लभ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए कितना गजब का प्रश्न है। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं, जीण माता, नागनेशी माता, सकराई माता, शीतला माता। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीण माता के गीत गाए जाते हैं। और दोस्तों जीण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, रेवासा ग्राम सीकर में दोस्तों इसका मुख्य मंदिर है ना। साल में 2 बार इसका मेला बढ़ता है, जीण माता का बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नागनेशी माता की बात करें तो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी दोस्तों नागनेशी माता है। शीतला माता की बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार की खंडित मूर्ति होती है इसकी, और दोस्तों इसका मुख्य मंदिर क्या है, चाकसू में दोस्तों इसका मुख्य मंदिर है जो जयपुर में पड़ता है हमारे। और दोस्तों किसने निर्माण करवाया था, जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सकराई माता की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्य मंदिर कहाँ है भाई, झुंझुनू में है ना, झुंझुनू में दोस्तों इसका मुख्य मंदिर है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, देखिए मेवाड़ के राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है, कागा, गेटोर, बड़ा बाग या दोस्तों मां सत्य है। देखिए मेवाड़ के राजघराने का जो अंत्येष्टि स्थल है वो उसका नाम दोस्तों मां सत्य है, उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मेवाड़ की जगह आपको पूछ ले मारवाड़ है, मारवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम है, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा मारवाड़ के राठौड़ों का मंडोर है, मंडोर में दोस्तों उनका अंत्येष्टि स्थल है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के जो राजघराना था कछवा राजवंश, वहाँ पर दोस्तों गेटोर के क्षेत्र हैं, वो दोस्तों उनका अंत्येष्टि स्थल है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरिक वंश ने शासन किया था। बदनौर, बयाना, अजमेर, अलवर। देखिए ये उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरिक वंश ने दोस्तों बयाना पर क्या किया था? शासन किया था। और ये कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है भाई, इस बात का ध्यान रखना। देखिए अजमेर पर दोस्तों किस राजवंश का शासन रहा है? चौहान राजवंश का। यहाँ पर देखिए एक लॉजिक है, चौहान राजवंश का शासन रहा है। लेकिन अजमेर में पड़ता है एक स्थान है किशनगढ़। इस जहाँ की दोस्तों कौन सी शैली प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, राजा सावंत दास वाली, है ना, सावंत सिंह वाली किशनगढ़ शैली की बात कर रहा हूँ। इस हमारे इस हमारे किशनगढ़ पर दोस्तों किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों राठौड़ राजवंश ने शासन किया था, इस बात का भाई ध्यान रखना, ठीक है। राठौड़ राजवंश ने किशनगढ़ पर दोस्तों अपना शासन किया था। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि दोस्तों अजमेर के किशनगढ़ पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो दोस्तों गलती से चौहान मत कर देना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वहां पर आपको राठौड़ करना है, ठीक है भाई। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमिलित नहीं है, ठीक है। हमारा नौटंकी की बात करें तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तमाशा की बात करें, ये दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। हम बात करें तुर्रा कलंगी की, ये दोस्तों मारवाड़ का प्रसिद्ध नहीं है, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है भाई, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल की कंप्लीट डिटेल दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको अपलोड किया था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी तुर्रा कलंगी ख्याल की। इसके मुख्य प्रवर्तक शाह अली और दोस्तों तुकनगीर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। रम्मत की बात करें तो दोस्तों रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है, तेज कवि जैसलमेर इससे संबंधित है, ठीक है। तो उत्तर नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, ओगनिया, अंगूठिया और सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये तो दोस्तों कानों के आभूषण है, सीधी सी बात है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आभूषण का अगर दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आभूषण है वो दोस्तों सबके सब मैंने आपको 3-4 मिनट का एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों एक रामबाण साबित होगा कंप्लीट दोस्तों। उसके साथ एक छोटा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ट्रिक भी हैं दोस्तों, वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना। 3 से 4 मिनट का ये है, कंप्लीट दोस्तों आभूषण है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? चावंड को दोस्तों अपनी राजधानी कब बनाया था? 1580, 1576, 1582, 1585। देखिए 1585 को महाराणा प्रताप ने दोस्तों दिवेर के युद्ध के बाद, दिवेर का युद्ध कब था? 1582 में, ठीक है। तो दिवेर के युद्ध के बाद 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों कब तक रही थी महाराणा प्रताप की ये राजधानी? तो दोस्तों ध्यान रखना 12 वर्षों तक ये राजधानी रही थी, ठीक है। क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु दोस्तों 1900 कब हुई थी? सॉरी 1597 को दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये 12 वर्षों तक रही थी, 1585 से 1597, 12 वर्षों तक दोस्तों इसकी राजधानी रही थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछ ले कि मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने वर्षों तक रही, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आपको करना है 28 वर्षों तक, है ना। अगर पूछ ले कि महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही तो 12 वर्षों तक। और महाराणा प्रताप की जगह आ जाए कि मेवाड़ की राजधानी चावंड कितने वर्षों तक रही तो दोस्तों आपको करना है 28 वर्षों तक, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थोड़ा सा माइक में दोस्तों थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसके कारण दोस्तों आवाज़ कट कट के आ रही होगी आपके पास। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज थोड़ा सा एरर आ रहा है माइक में, तो दोस्तों आप सुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? आबानेरी के मंदिर, आबानेरी की चांद बावड़ी और राजौरगढ़ के दोस्तों जो कलात्मक जो वैभव है, स्थापत्य कला है, वो किस काल से संबंधित है? गुर्जर प्रत्यार काल से संबंधित है दोस्तों। उत्तर नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुर्जर प्रत्यार काल के बारे में दोस्तों आज ही मैंने सुबह कंप्लीट डिटेल दोस्तों इंपोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो दोस्तों आज ही अपलोड किया है कम्युनिटी चैनल में, जाकर दोस्तों जरूर देख लेना इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक है। उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए
हमीर हट नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? मतलब हमीर हट नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था? जोधराज ने, चंद्रशेखर ने, केशवदेव ने या दलपत ने? उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर की रचना है दोस्तों हमीर हट। देखिए जितने भी हमीर हट हम जिन जो भी रचना है जिनके आगे हमीर लगा हुआ है उनकी जो दोस्तों एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए चंद्रशेखर ने दोस्तों इसकी एक रचना और है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, ये भी दोस्तों इसी की रचना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपको पूछ ले हमीर माँ काव्य की रचना कौन है? हमीर माँ काव्य किसकी रचना है? तो नयन चंद्र सूरी की रचना है हमीर माँ काव्य। नोट करते जाएगा। हमीर रायण पूछ ले अगर आपको, हमीर रायण किसकी रचना है? तो हमीर रायण दोस्तों रचना है बांडव व्यास की, बांडव व्यास की रचना है दोस्तों हमीर रायण, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन किसकी रचना है? तो दोस्तों नाथ का नाम जयसिंह सूरी की रचना है हमीर मदमर्दन। अगर आपको वीर मायण पूछ लेना, वीर मायण, वीर मायण किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है बादर डाडी की रचना है ना, वीर मायण। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? देखिए इनको क्रम से जताना है हमें, ठीक है। क्रम को चुनना है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग 1437 को दोस्तों, 1437 को सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों महाराणा कुंभा ने, इसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। तो 1437 में तो ये युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया एक नंबर पे, ठीक है, ये हो गया एक नंबर पे। तो एक नंबर पे है तो दोस्तों दो, एक नंबर पे है तो दोस्तों ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, या तो ए ऑप्शन होगा या 2 नंबर का ऑप्शन होगा। उसके बाद दोस्तों क्या कौन सा युद्ध आता है? गागरोन का युद्ध, जो 1519 में हुआ था, गागरोन का युद्ध 1519 में। और ये युद्ध भी दोस्तों राणा सांगा महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। तो दोस्तों 2 नंबर पे आ गया गागरोन का युद्ध, तो 2-1 हो गया, 2-1 दोस्तों। इस प्रकार उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बयाना का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों, नोट करना, 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य, है ना। 16 फरवरी 1527 को, भाई नोट करना, 1527 को, है ना। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 3 नंबर पे। तो देखिए दोस्तों उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मालवी का युद्ध है वो दोस्तों सबसे लास्ट में हुआ था भाई, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों इसका उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर दोस्तों, तीसरा बिल्कुल करेक्ट मॉडल पेपर है। देखिए दोस्तों आज माइक में थोड़ी सा एरर आ रहा था, आवाज़ मेरी थोड़ी सी कट के आ रही होगी, ऐसे कक बोलने की आवाज़ आ रही होगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि दोस्तों आप मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा बस चलता है ना दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आपका फर्ज बनता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो दोस्तों जरूर कर लेना, और दोस्तों दबा के शेयर किया करो यार। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट कहाँ पर मिलता है दोस्तों? आपके लिए आपका भाई दोस्तों दिन रात मेहनत करता है। देखिए इतने दिनों से मॉडल पेपर नहीं आ रहा था दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी काम के चलते दोस्तों मैं बिजी था दोस्तों, इसलिए आपके लिए मॉडल पेपर नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों आज से रेगुलर दोस्तों मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।